नमस्कार साथियों, स्टेशन तक के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। साथियों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद राम मंदिर तो अयोध्या के भीतर बन गया। मंदिर पूरा नहीं बना, लेकिन रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो गया। कई दशकों से इस भारत देश के तमाम लोगों की उम्मीद थी कि रामलला टेंट की जगह मंदिर में विराजमान होंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश ने यह काम कर दिखाया और सर्वोच्च न्यायालय के प्रति इस भारत देश के काफी बहुसंख्यक लोग हो या अल्पसंख्यक लोग, हर समाज के लोग आभारी होंगे इसके लिए। लेकिन फिर सवाल उठता है कि राम मंदिर का काम होने के बाद अब कौन सा बड़ा काम है जो इस पूरे भारत देश के बड़े लोगों के साथ काम, पूरी जमात के सामने वो बड़ा काम है। उनका बड़ा मुद्दा है, वो मुद्दा होता है वर्तमान समय में जो सबसे बड़ा इस दौर का मुद्दा है और सरकार इसके ऊपर कहीं ना कहीं आनाकानी कर रही है। वह मुद्दा होता है जातीय जनगणना, कास्ट सेंसस का मुद्दा, पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी का मुद्दा। ओबीसी की अलग अलग कैटेगरी जो कई राज्यों के भीतर है, यानी ओबीसी और ईबीसी का मुद्दा, अति पिछड़ों का मामला, पिछड़ों का मुद्दा जो इस भारत देश के कुल आबादी का करीब करीब 52% कहा जाता है। तो इस 52% आबादी के इस मुद्दे का समाधान जो कौन करेगा, कब होगा, ये सारे सवाल इस दौर में प्रासंगिक हो गया, जिस दौर में तमाम दूसरे मुद्दे जो है इस भारत देश के भीतर समाज को अलग अलग तरीके से दिशाओं को निर्धारित करने का काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ओबीसी अपने पद से टस से मशीन होने के लिए तैयार नहीं। इस भारत देश के पिछड़ा वर्ग सामाजिक न्याय की बुनियाद को मानने वाला फर्क जो है विश्वनाथ प्रसाद सिंह के मंडल कमीशन के सहारे इस भारत देश के सामाजिक विचार विमर्श को बदल देने वाला विमर्श विचार, और उस बदले हुए दौर में जब समाज के भीतर सत्ता की रोटी जो कुछ वर्गों तक सीमित थी, वो सत्ता की रोटी का विस्तार समाज के पिछड़े वर्ग तक जब हो गया, तो इस भारत देश के भीतर पिछड़े वर्गों के भीतर से क्या क्या नहीं दिखा। इस भारत देश के भीतर पिछड़े वर्ग से आने वाले एचडी देवगौड़ा और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देश ने देखा। अलग अलग राज्यों के भीतर, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो मध्य प्रदेश के मामा, नीतीश कुमार हो बिहार के, लालू यादव हो या मुलायम सिंह यादव हो, कल्याण सिंह हो या उमा भारती हो, इन सबको मुख्यमंत्री के रूप में देखा। और सत्ता के बीच, समाज के बीच इस बदले हुए दौर में जब सबकी भागीदारी दिख रही थी, तो उस भागीदारी के बीच जो है भागीदारी के गैप को प्रदर्शित करने के लिए जब मंडल पार्ट 2 का अभियान बिहार से शुरू हो गया और पूरे भारत देश में इसकी मांग जोर पे होने लगी कि आखिर कास्ट सेंसस कब होगी, आरक्षण को नेशनलाइज कब किया जाएगा, इन सारे सवालों के ऊपर फिलहाल वर्तमान समय की सत्ता चुप्पी साध बैठी है। मंदिर का वादा सुप्रीम कोर्ट ने पूरा कर दिया। पीएम मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सीधे सीधे पालन कर किया, उनकी सरकार ने किया और मंदिर बन गया अयोध्या के भीतर। लेकिन मंदिर के आगे की भी दुनिया है और मंदिर के आगे भी सवाल रोटी का है। लालकृष्ण आडवाणी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, संघ परिवार के लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद ने अलग अलग समय में रथ यात्रा का आयोजन किया था रामलला के मंदिर के लिए। एक यात्रा भी निकली थी, उस यात्रा का नाम था राम रोटी यात्रा। तो फिर राम तो आ गए, रोटी कब होगी? राम रोटी यात्रा जिस समय में शुरुआत हुई थी, उस समय में हिंदुस्तान के राजनीति में समाज के बीच, समाज और राजनीति के बीच एक अलग तरह का अंतर्द्वंद चल रहा था। और आज के दौर में उस अंतर्द्वंद की पूरी दिशा एक पूरी दूसरी दिशा में जा रही है। तब का अंतर्द्वंद सामाजिक उत्थान का था। आज का अंतर्द्वंद जो है आर्थिक उत्थान के दायरे को सामाजिक उत्थान के दायरे से जोड़ने का है। लेकिन उस उत्थान के दौर में जो सबसे बड़ी चीज है, जो सबसे पहले निर्धारित करने वाली जो चीज है, जो तमाम सारी चीजों की निर्धारित करती है, समाज के भीतर आपकी हैसियत की निर्धारित करती है, वो निर्धारित करने का काम इस भारत देश के वर्तमान समय में सिर्फ और सिर्फ कास्ट सेंसस ही कर सकता है। सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, जातीय जनगणना, और जो जातीय जनगणना यानी सोशियो इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस, सामाजिक आर्थिक और जातीय जनगणना जो भारत सरकार ने 2011 के बाद करवाई थी, उसकी रिपोर्ट नहीं आई। लेकिन 11 से अब 13 साल बीत गए, 2024 आ गए, अब 13 साल बाद नई जनगणना की जरूरत है। और जातीय जनगणना की बात तो छोड़ दिया जाए, सामान्य जनगणना जो हर 10 साल में हुआ करता था, वो अभी 2021 के भीतर नहीं कराई गई। आप सब सोच सकते हैं 56 इंच के सीना वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तमाम दुनिया की समस्याओं को सुलझाने का दावा करने वाले बीजेपी के समर्थक, यहाँ तक यूक्रेन का युद्ध भी रुकवाने का दावा उनके समर्थक करते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ही कर दिया। इस दावे के भीतर कितना सच्चाई है ये तो हम दावा नहीं कर सकते, लेकिन प्रधानमंत्री के समर्थकों की भावनाओं का कद्र जरूर कर रखता हूँ। और इस सारे कद्र के साथ एक सारे लोग से अपील भी है कि पीएम मोदी जी से जरा एक बात पूछना कि जनगणना क्यों नहीं हो। 2021 के भीतर कहा गया कोरोना की दूसरी लहर है, जनगणना नहीं हो सकती।
लेकिन कोरोना की दूसरी लहर 21 के दौरान ही खत्म हो गई, 22-23 सब शांतिपूर्वक बीत रहा है, तब जनगणना क्यों नहीं हुआ देश में? तब कौन सी ऐसी कोरोना देश में थी? क्या कोई राजनीतिकल दिक्कतें थी? लेकिन इस बीच बिहार के नीतीश कुमार की सरकार ने कास्ट सेंसस करवा दिया। बिहार के जाति जनगणना के अनुरूप आरक्षण को भी नए सिरे से परिभाषित कर दिया। इस दौर में जितनी संख्या उनके उतनी हिस्सेदारी की नारा बुलंद हो रही है, तो फिर राम मंदिर के आगे जनता लोकसभा चुनाव में देखने को मजबूर है। मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए अयोध्या के भीतर राम मंदिर तो बनवा दिया। लोग सुप्रीम कोर्ट के आभारी हैं, उस आभार का थोड़ा हिस्सा तो पीएम मोदी को मिलेगा, लेकिन उस आभार का हिस्सा पीएम मोदी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ बांट देने से लोगों को, आम जनमानस को जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, बेरोजगारी मुफलिसी चरम पे है, गरीबी चरम पे है, ग्रोथ और सिर्फ तरक्की चंद कॉर्पोरेट्स की ही दिखाई पड़ती है। आम आदमी की आय घटती जा रही है, सरकारी से लेकर प्राइवेट सेक्टर तक जॉबलेस ग्रोथ जैसे हालात बन रहे हैं देश में कि नौकरियां नहीं है, लेकिन विकास का ढिंढोरा पूरा पीटा जाता है। रोजगार नहीं है, लेकिन विकास का ढिंढोरा होता है पूरे देश में। मेक इन इंडिया का नारा दिया जाता है। मेक इन इंडिया के भीतर आप सब देख रहे होंगे कि फर्टिलाइजर भी कहीं और बनता है, कई जगह पे तो इफ्को की बोरी के ऊपर भी अगर पढ़े जाकर के जो घर के भीतर खाद आता है खेतों में डालने के लिए, उसके ऊपर भी वो चाइना से बना हुआ आता है और उसके ऊपर इफ्को उसको आयात करके बोरी में पैक करके उसको दिया जाता है। काफी सारी चीजें जो मेक इन इंडिया के नाम से शुरुआत होती है या फिर लोगों को कहा जाता है कि दरअसल वो बन कहीं और रहा है, असेंबलिंग उनको ठीक से भारत देश में नहीं होती। मेक इन इंडिया का नारा कितना चला और मेक इन इंडिया का नारा जो होता वो कामयाब भी अगर होता, मैन्युफैक्चरिंग भी यानी विनिर्माण भी इस भारत देश के भीतर होता, तो जातीय जनगणना कास्ट सेंसस की मांग भी धीमी हो सकती थी कि लोगों को रोजगार धीरे धीरे मिल जाता। लोगों के सामने जो सरकार के दिए गए 5 किलो अनाज के ऊपर जिंदा रहने की हालत नहीं है। इस देश के 57% आबादी को जो 5 किलो अनाज मिल रहा है, करीब करीब 82 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है। आज के दौर में जब लोगों के सामने रोटी कपड़ा का मकान का सवाल होता है, जब स्वास्थ्य का सवाल होता है, रोजगार का सवाल होता है, तो कास्ट सेंसस की मांग करेगा। हालांकि कास्ट सेंसस की मांग गरीब सवर्णों की भी होती है, जो जनरल कैटेगरी के गरीब लोग होते हैं उनकी भी मांग, जो ईडब्ल्यूएस कहे जाते हैं, वो भी कास्ट सेंसस चाहते हैं, क्योंकि उनको भी ऐसा लगता है कि 10% का आरक्षण जो है कम है। दलित और आदिवासी समाज के लोगों को यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को लोगों को भी ऐसा लगता है कि उनको दिया जाने वाला आरक्षण अपर्याप्त है। ओबीसी कास्ट को लगता है कि उनको दिया जाने वाला आरक्षण अपर्याप्त है, लेकिन सबों के बीच सरकार ये सारे काम नहीं कर पा रही है। सरकार क्या कर रही है इस दौर में? रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट भी वो ठंडे बोरिये में डाल दिए गए। उसमें भी आरक्षण के भीतर आरक्षण का जो कॉर्पोरेटिव फॉर्मूले का जो राष्ट्रीय संस्करण हो सकता था, वो कॉर्पोरेटिव फॉर्मूले का राष्ट्रीय संस्करण अब तक केवल फाइलों के भीतर ही पड़ी हुई है। उसको लागू करने की कोई जल्दबाजी सरकार ने नहीं दिखाया। तो स्वाभाविक सी बात है, जो तबका आरक्षण दिए जाने के बावजूद भी अब तक उपेक्षित ही महसूस कर रहा है, उसके भीतर समाज के भीतर भेदभाव, गैर बराबरी, इन सारी चीजों को लेकर के जो उनके अंदर जो धधक रहे आग है, उस आग राजनीतिक को नए सिरे से परिभाषित कर सकती है। और वो परिस्थितियां इस भारत देश के भीतर, गैर बराबरी से उत्पन्न हुई परिस्थितियां इस भारत देश के भीतर एक अलग तरह के विमर्श को जन्म दे सकती है। उस विमर्श के दायरे में भगवान श्री राम भी नहीं आते, उसके विमर्श के दायरे में उसके भीतर बाबरी मस्जिद भी नहीं आती है, उस विचार विमर्श के दायरे में चुनावी हिंदुत्व भी नहीं आती है, उस विचार विमर्श के दायरे में आरएसएस का पूरा एजेंडा भी नहीं शामिल होता है, कांग्रेस पार्टी का भी एजेंडा शामिल नहीं होता, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी भी नहीं आती है, तो फिर डीके शिव कुमार की गारंटी भी नहीं आती है, अखिलेश यादव का एक्सप्रेसवे भी नहीं सामने आता है उस सारे विचार विमर्श में। तो फिर सारे नीतीश कुमार के सरकार नल जल योजना भी उसमें नहीं आती है, ममता बनर्जी की सरकार की जो है तमाम योजनाएं भी उस दायरे में नहीं आती है, क्योंकि वहां पर सवाल गैर बराबरी का खड़ा हो जाता है, सवाल उठता है भेदभाव का उठता है, सवाल अवसरों की उपलब्धता में कमी का पैदा हो जाता है। और इन सारे चीजों के बीच जो सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है वो यही होता है कि आर्टिकल 15 और 16 और उसके बाद के मूल अधिकारों में जिस प्रकार से समता और समानता का अधिकारों की बात की जाती है, क्या समता और समानता के लिए जिस विशेष अवसर की दरकार है, क्या वो विशेष अवसर का सरकार के लिए, सरकार के पास कोई डेटा इसका
अवेलेबल है, मौजूद है। अगर डेटा आंकड़ा मौजूद नहीं तो फिर आंकड़ा कहां से आएगा? तो आंकड़ा उसी रास्ते से आएगा जिस रास्ते से नीतीश कुमार ने बिहार के भीतर आंकड़ा ढूंढने का काम किया, जातीय जनगणना, कास्ट सेंसस। कास्ट सेंसस ही वो एकमात्र रास्ता है जिस रास्ते के सहारे हिंदुस्तान के भीतर, भारत के भीतर गैर बराबरी को खत्म या कम किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान समय में मौजूदा सरकार कि क्या ये सरकार, ये गरीब सामान्य कैटेगरी के जो लोग हैं, ईडब्ल्यूएस जिनको कहते हैं, चाहे पिछड़े हो, चाहे वो अति पिछड़े हो, चाहे वो दलित हो, चाहे आदिवासी लोग हों, सबसे ये सवाल है कि क्या ऐसा लगता है कि सरकार कास्ट सेंसस करवा सकती है? ये बात जरूर आप जिक्र कीजिएगा। लेकिन ये सरकार रामलला के राम मंदिर के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के बाद कास्ट सेंसस के ऊपर कब आगे कदम बढ़ाएगी? अगला लोकसभा चुनाव कहीं 2024 का लोकसभा चुनाव इसी एजेंडे पे तो नहीं जाएगा कि राम तो आ गए, अब रोटी कब आएगी? रोटी आए, रोटी कब आएंगी? और रोटी इज्जत के साथ कब मिलेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के आसपास जो है वो सारे सामाजिक विचार विमर्श की बुनियाद भी छिपी हुई है, जिस बुनियाद में हिंदुस्तान की राजनीति को 180 डिग्री के ऊपर करीब करीब 30, 32, 35 साल पहले पलट करके रखा था। अगर वो बुनियाद अगर नहीं पलटती तो एचडी देवगौड़ा और पीएम मोदी प्रधानमंत्री पद तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन पीएम मोदी प्रधानमंत्री पद पे एक व्यक्ति पहुंच सकता है। इस देश के हर गांव में एचडी देवगौड़ा जो भी होंगे, हर गांव में जो नरेंद्र मोदी होंगे, हर गांव में जो द्रौपदी मुर्मू, रामनाथ कोविंद है, उनको न्याय कौन दिलवाएगा? इस सारे न्याय के लिए और आरक्षण की पूरी प्रक्रिया जो आज के दौर में अपरिहार्य होते हुए कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, लेकिन इसको अपरिहार्य मानना और इसको इम्प्लीमेंट करना, इसको लागू करना, इसको अमल में लाना, इसमें सरकारी अमली जामा पहनाना, इस दोनों के बीच जो इच्छा शक्ति की जरूरत होती है, वो इच्छा शक्ति कम से कम आज के दौर में बहुत सागवाई के साथ कहा जाए तो वर्तमान समय में जो सत्ता में बैठे हुए लोगों को अंदर नहीं है। किसकी है ये चुनावी घोषणा पत्र से जाहिर हो जाएगा, किसकी है किसकी नहीं है। इंतजार कीजिए, 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है, मैनिफेस्टो भी आपके सामने आएगा, सारी चीजें साफ हो जाएगी।